नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। तो देखिए, समास जो है एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि जैसे आपने उपसर्ग और प्रत्यय सीखे थे, बिल्कुल इसी तरह से समास भी एक नया शब्द बनाता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। और देखिए, समास को हम संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं, यानी कि संक्षिप्त कर कर लिखना, छोटे रूप में लिखना। अगर क्या होता है, दो या दो से जो बड़े अधिक शब्द होते हैं वो मिलकर एक छोटा और नया शब्द बनाते हैं और इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर समास की परिभाषा पढ़ेंगे, समास के भेदों को पढ़ेंगे और समास के एग्जाम्पल्स यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखिए, समास जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप क्लास 6 में हैं, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, आप जितनी भी आगे आप हायर स्टडीज में आगे जाते रहेंगे, आपकी क्लासेस बढ़ती रहेंगी और उसके बाद भी आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो समास हमेशा और हमेशा से आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं और हमेशा ही रहते हैं। यानी कि समास जो है हर जगह आपके काम आते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो हमारा जो टॉपिक है वो है समास। तो यहाँ पर एक परिभाषा मैंने आपके लिए लिखी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को, दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये आप नोट डाउन कीजिए फटाफट। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद आपके यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, शुरू से मैं आपको बताती हूँ। समास जो है आपका, इसमें समास आपकी एक संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो चीज होती है, शब्द होते हैं, उनको संक्षिप्त करके लिखा जाता है, संक्षिप्त करके लिखा जाता है, छोटे रूप में लिखा जाता है। तो आप इस परिभाषा को पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम समास के बारे में यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। समास जो आपका शब्द है, इसमें क्या होता है, जो नया शब्द बनता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहा जाता है। तो ये नया शब्द नहीं, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। और जो नया शब्द बनता है, उसे कहा जाता है समस्त पद। उसे क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। यानी कि समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। ये आप ये भी नोट डाउन करेंगे कि समस्त पद यानी कि समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। तो ये भी आप साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, दोनों परिभाषाओं को। तो हमने यहाँ पर जाना सबसे पहले कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है, इसे समासीकरण कहते हैं। और जो नया शब्द बना होता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो यहाँ पर हमने समस्त पद लिखा कि समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द
समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। ये आप जरूर नोट डाउन करेंगे। देखिए, जो आपका समस्त पद मैंने आपको यहाँ पर बताया, समस्त पद में भी आपके दो पद होते हैं, क्योंकि वो क्या बनता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, राजपुत्र, एग्जाम्पल के लिए लिखिए राजपुत्र। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। तो यहाँ पर देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो राज और पुत्र दो पद हैं यहाँ पर आपके। राज और पुत्र दो पद हैं आपके यहाँ पर। तो जो आपका राज है ये आपका पूर्व पद है, और पुत्र जो है वो आपका उत्तर पद है। यानी कि राजा जो है आपका पूर्व पद है, पुत्र जो है आपका उत्तर पद है। तो जो समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में भी दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। ये आप नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने समस्त पद को जान लिया है। देखिए, समस्त पद आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे आगे की प्रोसेस। आगे आप कैसे शब्द का निर्माण करेंगे ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप समास लिखिए, उसके बाद आप लिखिए समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद में भी दो पद होते हैं। समस्त पद में भी दो पद होते हैं, जिसे पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। जिसे पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर समस्त पद और यहाँ पर जो पूर्व पद और उत्तर पद है उनको जाना। अब एक और चीज यहाँ पर आती है जिसे हम कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह भी एक चीज होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लिखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह में हम जो समास से बना नया शब्द है उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं। समास विग्रह। ये सारी चीजें जब तक नहीं सीखेंगे तब तक समास को नहीं जान सकते। समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है कि समस्त पद को, समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लिखना। जैसे हमने कहा राजपुत्र, तो राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। तो ये आपका है समस्त पद और ये है इसका समास विग्रह। ये है इसका समस्त पद और ये है इसका समास विग्रह। ठीक है, क्या बताया हमने कि जो समस्त पद होता है उसकी समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी राजपुत्र का एग्जाम्पल दिया था, तो सेम उसी को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे राजपुत्र, जो समस्त पद है और उसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। इस एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, देशभक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति क्या है? ये भी आपका समस्त पद है। ठीक है, ये भी आपका समस्त पद है और इसको हम कैसे यहाँ पर पूर्वावस्था में लेकर जाएंगे? इसकी
देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये आपका समस्त पद है और ये आपका समास विग्रह है। ये आपका समस्त पद है और ये आपका यहाँ पर समास विग्रह किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर समास की परिभाषा और समस्त पद और समास विग्रह, तीन चीजें हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ ली है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। समस्त पद, समास विग्रह, इन तीनों को यहाँ पर परिभाषा सबसे पहले समास की, उसके बाद समास समस्त पद की, उसके बाद समास विग्रह की। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। अगर नोट डाउन कर लिया हो तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है समास के भेद। अब हमारा टॉपिक है समास के भेद। बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, बिल्कुल अपनी कॉपी में बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, समास के भेद। और समास के 6 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके हिंदी व्याकरण का और साथ ही आपके अभी से लेकर जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं तब तक का, आप कोई भी कविता पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते तो आप कहते हैं यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ये समास लगाया गया है, यहाँ पर इस तरह से। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए समास के 6 भेद। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं अपना पहला भेद और उसे समझते हैं। पहला भेद है तत्पुरुष समास। पहला भेद है समास का तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास? देखिए, तत्पुरुष समास जो होता है, आपको देखेंगे आपने यहाँ पर 6 भेद लिखे हैं और 6 के 6 भेदों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। 6 के 6 भेद अपने अलग अलग एक तरह से महत्व रखते हैं और अलग अलग उनमें विशेषताएं हैं, अलग अलग तरह से आप उन्हें पहचानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि समस्त पद बनता है और समस्त पद भी 2 पदों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। ठीक है, बाद का पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है और इसके निम्न भेद है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और आपका जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। इसमें एक और लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ये लाइन भी आप इसके नीचे लिखेंगे। अब ये क्या होते हैं विभक्ति चिन्ह? हमने कहा इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या होते हैं ये विभक्ति चिन्ह? जैसे अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था?
राजा का पुत्र। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया था, राजा का पुत्र। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, देश के लिए भक्ति। आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, राजा का पुत्र और देश के लिए भक्ति। तो देखिए यहाँ पर राजा का पुत्र और देश के लिए भक्ति। आपने क्या देखा कि जब हमने इनको एक तरह से समास की प्रक्रिया के इनके साथ हमने की, तो क्या हुआ आप देख सकते हैं इनके बीच जो ये चिन्ह लगे थे विभक्ति चिन्ह, ठीक है, जैसे के लिए और का, इनका लोप हो गया है। यहाँ पर आपको ये चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आप, राजपुत्र देशभक्ति। तो बिल्कुल ये आपका तत्पुरुष समास ही है जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो आप ये जरूर लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, और तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, या इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि जो विभक्ति चिन्ह है, जो कारक चिन्ह है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। विभक्ति चिन्हों को ही कारक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है, विभक्ति चिन्हों को ही कारक चिन्ह भी कहा जाता है, जो हमने पढ़ लिए हैं, सभी ने पढ़े हैं ना कारक चिन्ह। तो विभक्ति चिन्हों को ही कारक चिन्ह भी कहा जाता है। तो कारक चिन्ह अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी के आधार पर हमारे जो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है आप देख सकते हैं वो भी अलग अलग है। तो विभक्ति चिन्ह अलग अलग है, तो इसीलिए उनको हमने यहाँ पर कुछ और भेदों में बांटा है तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास को हमने कुछ और भेदों में भी बांटा है, जैसे सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और एक तरह से नयन तत्पुरुष। ठीक है, तो ये आपके तत्पुरुष समास के कुछ भेद है। तो सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष, यानी कि जिसमें कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कारक चिन्हों को। तो इसमें हमने कर्म कारक चिन्ह बताया है, जिसको हम कहेंगे को, कर्म कारक चिन्ह होता है को। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कर्म कारक चिन्ह ग्रामगत, ग्रामगत, और इसका आप अगर समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे ग्राम को गया हुआ, मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ को। तो इस तरह से ये हमारे एक नया शब्द बना। अगर हम कहेंगे ग्राम को गया हुआ, तो इसको इतना बड़ा ना लिखकर हमने इसको संक्षिप्त किया, इसके बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया और ये नया शब्द बन गया ग्रामगत। मरण को पहुंचा हुआ, हमने कहा समास की प्रक्रिया है संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया। मरण को पहुंचा हुआ, इतनी बड़ी बात ना कहकर बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप करने के बाद हमने इसको लिखा मरणासन्न। तो अर्थात हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने समास की प्रक्रिया से समस्त पद के रूप में एक नया शब्द हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, और इसमें कर्म कारक चिन्हों का लोप हो गया, कर्म कारक चिन्हों का लोप हो गया। उसके बाद आता है आपका करण कारक। करण कारक जो आपका है, करण कारक चिन्ह होता है आपका से, करण कारक चिन्ह होता है आपका से। तो करण कारक चिन्ह में तत्पुरुष समास जो है करण तत्पुरुष, इसमें से जहां पर आएगा या द्वारा जहां पर आएगा, या द्वारा जहां पर आएगा उसका लोप हो जाएगा। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। ठीक है, इसी तरह से तुलसी तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। इसी तरह से अलग अलग
जो आपके कारक हैं, अलग अलग कारकों के अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल है। सभी के एग्जाम्पल अलग है और सभी को आपने नोट डाउन करना है। सभी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं? सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं? यस यस, वेरी गुड। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए साथ के साथ, क्योंकि कारक जो है हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़े हैं और समास को भी हमने पहले समझा है। अभी हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं, तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से और नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, इस पर कुछ प्रश्न भी हम यहाँ पर लाएंगे। तो चलिए, ये आपने नोट डाउन अगर कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। करण तत्पुरुष में हमने देखिए, हमने यहाँ पर बताया करण तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो से और के द्वारा होता है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। संप्रदान कारक चिन्ह आपका होता है के लिए। संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो देखिए, गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला अर्थात प्रयोग के लिए शाला, शाला अर्थात जो एक तरह से कमरा बनाया जाता है, यज्ञशाला कहते हैं ना, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। देवालय, देवों के लिए आलय। तो ये सारे जो है आपके संप्रदान तत्पुरुष हैं। अब ये आपको कैसे एग्जाम में आएगा, कैसे आपको बताया जाएगा कि ये एग्जाम में किस तरह से आएगा? एग्जाम में आएगा जैसे अगर लिखा जाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया राजकुमारी शब्द में कौन सा समास है? राजकुमारी शब्द में कौन सा समास है? कौन बताएगा? कौन बताएगा राजकुमारी शब्द में कौन सा समास है? राजकुमारी शब्द में कौन सा समास है? अच्छा, इसका विग्रह कौन करेगा? इसका विग्रह कौन करेगा? राजकुमारी शब्द लिखा है, क्या विग्रह होगा इसका? कैसे इसका समास विग्रह करेंगे? अभी अभी बताया है बच्चे, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया था इसी तरह का एक। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा, या तो समास विग्रह करने के लिए आएगा या फिर समास बताने के लिए आएगा। राजकुमारी शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में जो संप्रदान कारक चिन्ह है वो है के लिए। तो जिस शब्द में आपका के लिए का लोप होता है उसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो काफी सारे एग्जाम्पल मैंने बताए, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। जीआईसी रिखनिखाल, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न किया था, राजकुमारी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? संप्रदान। नहीं, ये टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? समास। यस, समास पढ़ रहे हैं। आप नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी पे? जी मैम। यस। तो अभी अभी हमने यहाँ पर कुछ इस तरह का ही एग्जाम्पल बताया था, और अभी मैं थोड़ा सा हटके आपसे पूछ रही हूँ कि राजकुमारी शब्द में कौन सा समास होगा और इसका समास विग्रह किस तरह से करेंगे हम? आपने अपनी कॉपी में लिखा क्या होता है समास विग्रह? जी मैम। आपने कॉपी में लिखा समास किसे कहते हैं? जी मैम। आपने कॉपी में लिखा समास के 6 भेद? जी।
सबसे पहला भेद कौन सा बताया है यहाँ पर समास का? तत्पुरुष। वेरी गुड, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने कहा कि हमेशा उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और बीच में आए हुए विभक्ति चिन्हों का परसर्गों का लोप हो जाता है। तो विभक्ति चिन्ह आप सभी को पता है कितने होते हैं। विभक्ति चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहा जाता है, विभक्ति चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है। आपने ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के भी 7 भेद बताए हैं। तो पहला जो भेद हमने यहाँ पर बताया था वो हमारा था कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष आपका जो है यहाँ पर इसमें हमने कहा को। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि को जो आपका परसर्ग है, को जो आपका विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। तो इसी तरह से आपका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो का भी होता है, की भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक शब्द दिया है राजपुत्री, ठीक है, या राजकुमारी। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा समास होगा? इसमें आपका कौन सा समास होगा बच्चे? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोई भी शब्द हमें अगर दिया है तो सबसे पहले हम उसका समास विग्रह करेंगे। राजपुत्री भी हम इसको लिख सकते हैं, राजा की कुमारी भी हम इसको लिख सकते हैं, या राजा की पुत्री भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका शब्द है ये क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्या है ये? क्या है आपका? तत्पुरुष समास है। क्या है? एक बार फिर से बोलिए। तत्पुरुष समास। यस, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। इसी तरह से ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, समझते रहिए, तभी आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं संप्रदान, और संप्रदान का जो कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो है के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी हमारा समस्त पद है उसमें क्या है? के लिए। आप कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको कोई शब्द दिया है तो सबसे पहले आप उसका इस तरह से समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करके देखेंगे, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोग के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, पुस्तक के लिए आलय, देश के लिए भक्ति। तो इस तरह से जब आप देखेंगे के लिए शब्द जहां पर आ रहा है वहां पर आपका होता है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, अब आता है आपका अगला अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या होता है? अपादान कारक पढ़े हैं हमने। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होते हैं? जो पृथक्करण को दर्शाते हैं, दूर होने को दर्शाते हैं। तो देखिए अपादान कारक की जो विभक्ति है वो है से, और इसी तरह से हमारे करण कारक की विभक्ति भी है से। लेकिन करण कारक की विभक्ति साधन को दर्शाती है और अपादान कारक की विभक्ति पृथकता को दर्शाती है, अलग होने को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, देश निकाला। देश निकाला अर्थात देश से निकाला, देश से उसे अलग कर दिया, निकाल दिया। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी कि जो पथ से भ्रष्ट हो गया हो, पथ से जो उसका सही मार्ग है उससे भटक गया हो, उससे दूर चला गया हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका इसे कहेंगे अपादान तत्पुरुष, जो कि पृथकता को दर्शाता है। जो अपादान है कारक वो पृथकता को दर्शाता है, अलग होने को दर्शाता है। तो जब भी आपको कोई भी शब्द दिया है उसका सबसे पहले आप समास विग्रह करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है। क्लियर हुआ? अब अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसके लिख सकते हैं, जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त। ठीक है, धनहीन, धनहीन। तो इसका भी आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। रोग मुक्त अर्थात रोग से
मुक्त, ठीक है। इसी तरह से धनहीन, धन से हीन, ठीक है। जो चीज दूर हो रही है, दूर हो गई है, या जो चीज एक तरह से अलग हो गई है। रोग मुक्त, रोग जो है समाप्त हो गया है, रोग जो है खत्म हो गया है, दूर हो गया है। धनहीन, धन क्या है, समाप्त हो गया है, धन खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये आपका पृथकता को दर्शाता है। दोनों सेम है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका करण, जो आपका करण कारक है उसमें, और अपादान कारक का जो से है उसमें। एक बार फिर से देख लीजिए पीछे, हमने यहाँ पर कहा करण तत्पुरुष में अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पृथकता दर्शा रहा है। रोग से मुक्त, देश से निकाला, पथ से भ्रष्ट, धन से हीन, ठीक है। अब ये हमने अपादान तत्पुरुष यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है संबंध तत्पुरुष, ठीक है। संबंध तत्पुरुष जो है हमारा, ये क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। क्या दिया था मैंने एग्जाम्पल, राजा की कुमारी, राजा का पुत्र, ठीक है। तो हमने ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, तत्पुरुष समास है। तो देखिए कौन सा तत्पुरुष है, अब यहाँ पर ये आपको क्लियर हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष क्या होते हैं कि जो संबंध बताते हैं, जैसे जल की धारा, जलधारा, देश का वासी, देशवासी, राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, ठीक है तो तत्पुरुष समास। लेकिन कैसा तत्पुरुष समास है, यहाँ पर ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो संबंध कारक चिन्ह कौन से होते हैं, कौन से होते हैं संबंध कारक चिन्ह, जो संबंध बताते हैं, काके की, रारे री, मामे मी, ठीक है ना। तो ये सब है संबंध कारक चिन्ह। तो इस तरह से यहाँ पर जल की धारा, देश का वासी, राजा की कुमारी, राजा का पुत्र, ये सभी आपके संबंध को दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समास के पहले भेद यानी कि तत्पुरुष समास को पढ़ा, और उसके भी हम 5 भेद पढ़ चुके हैं। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। घर पर जाइए, इसे एक बार रिवाइज कीजिए, और इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।